ये शायद सबसे खराब दिन था इन ओवरग्रोन मुर्गों के अटैक करने का। और भी जगह थी, लेकिन इन्हें यहीं आना था। ये मेस्ड अप चिकन्स, जिन्हें बेल्टोस कहा जाता है, दिखने में भले ही डरावने हो, लेकिन पूरा झुंड एक पेनलेस मौत मरता है, और वो भी हमारे बंदे के हाथों। अवेकनर्स, जिन्हें इन मुर्गों को संभालना था, अभी भी शौक में है। सोच रहे हैं कि आखिर इन चिकन्स को ऐसा क्या टकरा गया। उनकी समझ से तो लगता है कोई और अवेकनर सीक्रेटली भेजा गया होगा और उसने ही मॉन्स्टर्स को निपटाया होगा। लेकिन बिना दिखे एक ही बार में पूरे झुंड को साफ कर देना, यह तो किसी के बस की बात नहीं लगती, खासकर इस देश में जहां ऐसा कोई टैलेंट मौजूद ही नहीं है। पर उन्हें क्या पता कि वो मिस्टेरियस कोई और नहीं बल्कि हमारा बंदा कान शाओल हो है, उसी हम्बल से छोटे रेस्टोरेंट का ओनर जो उस एरिया में है जहां ये फेदर्ड फ्रीक्स ने हमला किया। वैसे तो कांग आमतौर पर इन चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन बेल्टो का मांस, वो तो इतना जूसी और सक्यूलेंट होता है कि इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। मॉन्स्टर्स को ढेर किया और सीधा किचन के लिए ताजा मांस उठा लाया। जैसे ही वो नई डिश तैयार करने लगता है, तभी एक विजिटर आता है। अवेकनर एसोसिएशन से ये बंदा चेक करने आया है कि कान ठीक है या नहीं बेल्टो अटैक के बाद। कान तो मस्त है, और अगर वो सच बोले तो ये सब तो उसके लिए सिर्फ एक और ट्यूसडे जैसा है। रिप्रेजेंटेटिव को जानकर राहत मिलती है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ज्यादातर लोग पहले ही इवैक्यूएट हो गए थे और डैमेज भी कम हुआ। अचानक उस बंदे की नाक ट्विच करती है। कांग के कोजी से रेस्टोरेंट से आ रही खुशबू इतनी जबरदस्त है कि उसकी भूख जाग जाती है। वो पूछता है कि रेस्टोरेंट खुला है क्या। कान एक कस्टमर को मना नहीं कर सकता, या कर सकता है। जैसे ही वो अंदर आता है, नोटिस करता है कि जगह कितनी साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे किसी हॉलीवुड ड्रामा का सेट हो। वो आराम से बैठता है और मेन्यू देखने की जिद करता है, लेकिन सरप्राइज, कांग के रेस्टोरेंट में कोई मेन्यू है ही नहीं। फूड डिपेंड्स करता है उस दिन के इंग्रेडिएंट्स पर। बेसिकली एक डेली स्पेशल होता है, और आज मेन्यू में है बेल्टो स्टेक्स। बेल्टो का नाम सुनते ही रिप्रेजेंटेटिव का ध्यान खिंच जाता है। आखिर वही जायंट बर्ड्स जिन्होंने अभी अभी एरिया पर हमला किया था। पूरा क्रेडिट ऑफ कोर्स जाता है ग्रेट मास्टर गमू को, जिन्होंने 10 के 10 बर्ड्स को पल में मार गिराया। कान कुछ नहीं कहता अपने बारे में, बस मुस्कुराकर उस ब्रेव फाइटर को थैंक यू बोल देता है। भले ही वो मॉन्स्टर्स डरावने थे, लेकिन जब परफेक्टली ग्रिल किए जाएं, तो उतने ही एक्सक्विजिट भी होते हैं। कान जानता है कि उसका कस्टमर स्टेक को पसंद करेगा। स्टेक का नाम सुनते ही कस्टमर थोड़ा नर्वस हो जाता है। इतनी बढ़िया चीजें आमतौर पर महंगी होती है। उसे शक है कि उसका वॉलेट इस लक्जरी के लिए तैयार है भी या नहीं। उधर कांग क्लीवर उठाता है और बड़ी सफाई से स्टेक्स को काटता है, फिर बस सॉल्ट और पेपर से सीजन करता है। सिंपल रखा ताकि मीट खुद बोले। अब जरा रिवाइंड करते हैं और कांग की कहानी पर नजर डालते हैं। लगभग 30 साल पहले कान एक दूसरी दुनिया में उठा, एक शापित जमीन जहां ड्रैगन्स और फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स सड़कों पर घूमते थे। शुरू में तो सर्वाइव करना ही मुश्किल था, लेकिन फिर कांग को मिल गई इनसेन स्ट्रेंथ, इतनी कि ड्रैगन्स तक डरने लगे। आखिरकार उसने डीमन किंग को भी हरा दिया। इस जीत के बाद उसे अर्थ पर लौटने का मौका मिला, लेकिन अर्थ अब वैसी नहीं रही थी जैसी वो छोड़कर गया था। यहां भी मॉन्स्टर्स का कहर था, लेकिन कान थक चुका था। अब और लड़ाई नहीं, अब और खून खराबा नहीं। खुशकिस्मती से मॉन्स्टर आउटब्रेक्स ने एक नई चीज ट्रिगर की। आम लोगों में अवेकनिंग शुरू हो गई। लोग सुपर पावर्स पाने लगे, और वहीं से ह्यूमैनिटी की काउंटर अटैक की शुरुआत हुई। अब जब अवेकनर्स दुनिया को संभाल रहे थे, कांग की जरूरत नहीं रही, तो उसने एक रेस्टोरेंट खोला, शेफ बना और तय किया कि अब उसका मिशन है सिर्फ डैम गुड खाना बनाना। इतना सब बैक स्टोरी सुनाते सुनाते स्टेक तैयार हो चुका है। खाना दिखने में ही इतना लाजवाब है कि बंदा तो बस देखकर ही पानी पानी हो रहा है। वो एक बाइट लेता है और उसकी आंखें खुल जाती है।
जैसे किसी स्वाद के तूफान ने उसके सेंसेस पर हमला कर दिया हो। मांस परफेक्टली जूसी है, स्पाइसी और सौर का परफेक्ट बैलेंस। जो बेल्टोस उसे सुबह तक दौड़ा रहे थे, अब वही उसका मूड बना रहे हैं। एक के बाद एक बाइट और जल्द ही पूरी प्लेट साफ। अब बारी है बिल चुकाने की। लेकिन किस्मत देखो, ये रेस्टोरेंट पहली बार आने वालों से ज्यादा चार्ज नहीं करता। बंदा तो सुनकर शौक में है, इतनी बढ़िया मील और वो भी फ्री। वो खुद को पहले से ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर रहा है। कान को धन्यवाद देता है और इंसिस्ट करता है कि वो कुछ पेमेंट ले। कान मान जाता है, बस 10 रुपए ले लेता है। जाते जाते रिप्रेजेंटेटिव एक रिक्वेस्ट करता है। कान को सेफ रहने के लिए कहता है। आजकल के दौर में नॉन अवेकनर्स के लिए ये जगह काफी रिस्की है। वो उसे बिजनेस कार्ड देता है इन केस हेल्प चाहिए हो, और ये भी याद दिलाता है कि कुछ साल पहले जहां ये जगह एक वेस्टलैंड थी, अब वहां कैफेज, बार्स, मार्केट्स फिर से ग्रो कर रहे हैं। और फिर वो कहता है इस गोल्डन शेफ से, वो बस एक कॉल की दूरी पर है अगर जरूरत पड़ी तो। जैसे ही वो आदमी बाहर निकलता है, कान सोच में डूब जाता है। वाकई ये दौर नॉन अवेकन लोगों के लिए कितना मुश्किल है। इसी वजह से उसे एसोसिएशन जैसे लोगों के लिए गहरा सम्मान है। वो लोग जो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की सेवा करते हैं। कान फिर अपना खाना टेस्ट करता है और जैसे ही पहला कौर लेता है, फ्लेवर से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। रात उतरती है और हमारा बंदा दिन की स्मूथ रन के बाद दुकान बंद करने ही वाला होता है। मगर उससे पहले वो सोचता है कि जो बेल्टो एग्स उसने पहले लाए थे, उनसे कुछ स्नैक्स बना लिए जाएं। जैसे ही वो सोचता है कि किस तरह का डिश इस पर्टिकुलर एग का असली स्वाद उभार सकता है, दरवाजा जोर से खुलता है। एक आदमी स्टॉर्म करता हुआ अंदर आता है। ना कोई मैनर्स, ना कोई सलाम, सीधे कान पर चिल्लाने लगता है। हमारा बंदा हैरान है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये आदमी कौन है और क्या चाहता है। उसकी रैंटिंग से इतना समझ आता है कि वो कोई चीज मांग रहा है जो उसके हिसाब से उसी की है। अब समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। कुछ घंटे पहले की बात है। सोडोमिन ट्रेडिशनल मार्केट में भीड़ है। ढेर सारे पेडलर्स अपने सामान बेचने की कोशिश में हैं। इसी हसल बसल में हमारा कान भी इंग्रेडिएंट्स ढूंढता फिर रहा है ताकि अपना स्टॉक रिफिल कर सके। जब से मॉन्स्टर्स ने अटैक करना शुरू किया है, तब से लाइव स्टॉक और फ्रेश वेजीज मिलना रेयर हो गया है। अब तो बेसिक चीजें भी मुश्किल से मिलती हैं। लोगों को अब मजबूरी में ऑल्टरनेट फूड सोर्सेज एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग अभी भी मॉन्स्टर मीट खाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे अपनाने लगे हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये उम्मीद से ज्यादा टेस्टी होता है, या फिर इसलिए क्योंकि ये डर्ट चीप होता है। जो लोग अब भी मॉन्स्टर मीट अवॉइड करते हैं, वो लैब ग्रोन फूड और नकली वेजीज पर निर्भर हैं, मगर असली मॉन्स्टर इंग्रेडिएंट्स जैसा स्वाद किसी में नहीं। इसीलिए सोडोमिन मॉन्स्टर मार्केट अब काफी पॉपुलर हो गया है। हर तरह के मॉन्स्टर इंग्रेडिएंट्स यहां अवेलेबल है। एक पेडलर बेल्टो एग्स बेच रहा होता है। हालांकि वो खुद भी श्योर नहीं है कि ये एग्स असली बेल्टो के हैं या नहीं, क्योंकि अलग अलग मॉन्स्टर्स के एग्स दिखने में एक जैसे लगते हैं। अवेकनर्स एसोसिएशन की इंस्पेक्शन के मुताबिक ये एग्स बेल्टो के ही हैं, लेकिन कान खुद कंफर्म करना चाहता है। कान एक खास एबिलिटी यूज करता है, डिटेक्ट आईज। ये उसने अपनी पिछली दुनिया में केन्स नाम के सिल्वर ड्रैगन से चुराई थी, जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज का रूलर था। ये एबिलिटी किसी भी चीज की स्टैट्स और इन्फो दिखा देती है। डीमन किंग को पकड़ते वक्त कान ने ये स्किल चुरा ली थी, और आज भी ये उसकी सबसे यूजफुल एबिलिटीज में से एक है। एकदम से ढेर सारे नोटिफिकेशंस पॉप होते हैं। पता चलता है कि सिर्फ एक एग ही बेल्टो का है, बाकी सब दूसरे मॉन्स्टर्स के हैं। इससे कान अब उन पेडलर्स की चालबाजी पहचान सकता है, जो घटिया सामान को प्रीमियम बताकर बेचते हैं। जैसे ही कान एग्स खरीदता है, एक पर्टिकुलर एग उसका ध्यान खींचता है। उस पर उसकी एबिलिटी कोई इन्फो नहीं दिखाती। इस रेयर एग को देखकर कान डिसाइड करता है कि इसे भी ले लेता है। घर पहुंचकर वो एक बेल्टो एग तोड़ता है और तुरंत कुक करता है। एक टेस्टी स्क्रैम्बल्ड एग बना लेता है।
उसकी रिच अरोमा और स्वाद उसे पुरानी यादों में ले जाता है। वो रेयर मोमेंट्स जब अच्छा खाना लक्जरी होता था और बैटलफील्ड पर साथियों के साथ बिताए हुए पल। बीटीओ एग और काउल मिल्क के ब्लेंड से बना ये डिश टंग पर क्रीमी और सैवरी सेंसेशन देता है, सॉफ्ट और सैटिस्फाइंग। कान आंखें बंद करके हर बाइट का आनंद लेता है और उन चेहरों को याद करता है जो अब नहीं है। तभी उसका ध्यान उस मिस्टेरियस एग पर जाता है जिस पर उसकी एबिलिटी कोई इन्फो नहीं दिखा रही थी। उसे अपनी आर्टिफैक्ट नॉलेज से याद आता है कि ड्रैगन्स के आर्टिफैक्ट्स नेचुरली बनते हैं जब वो पावर्स गेन करते हैं, लेकिन ड्रैगन्स अपने जैसे दूसरे ड्रैगन्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि डिटेक्टिव काम नहीं कर रही, क्योंकि ये एग किसी ड्रैगन का है। बिल्कुल अनबिलीवेबल लक है। कान को एक ड्रैगन एग मिल गया। जैसे ही कान सोच रहा होता है कि इस एग से क्या डिश बनाई जाए, तभी दरवाजा एक बार फिर जोर से खुलता है। वही रेड हेड डूड अंदर आता है, चिल्लाता हुआ, और उस चीज की मांग करता है जो उसके मुताबिक उसकी है। कान तुरंत सेंस कर लेता है कि कुछ अनयूजुअल है। जैसे उस एग पर उसकी एबिलिटी काम नहीं कर रही थी, वैसे ही इस आदमी पर भी कोई इन्फो नहीं आ रही। अब तो साफ हो जाता है ये फायरी स्ट्रेंजर एक ड्रैगन है। जब कांग कामली उससे पूछता है कि क्या वो वाकई ड्रैगन है, तो वो बंदा गुस्से में फट पड़ता है, आग सी लहराती है, और वो डिमांड करता है कि कान को ये कैसे पता चला। कान उसे शांति से वार्न करता है कि फर्नीचर जलाने से पहले थोड़ा चिल कर ले, लेकिन ड्रैगन इंसिस्ट करता है कि पहले जवाब चाहिए, लड़ाई अवॉइड करने के लिए, जिससे उसका साफ सुथरा रेस्टोरेंट बर्बाद हो सकता था। कान मान जाता है और बताता है कि उसके पास डिटेक्ट आई नाम की आर्टिफैक्ट है जो किसी भी बीइंग के स्टैट्स दिखा सकती है सिवाय ड्रैगन्स के। रेडहेड ड्रैगन चौंक जाता है, पूछता है कि कान को ये रेयर आर्टिफैक्ट कहां से मिला। कान को उम्मीद है कि ये बंदा भी शायद ये आर्टिफैक्ट जानता हो, ताकि सब कुछ एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। ड्रैगन को कान की कामनेस थोड़ी अनर्विंग लगती है। इतना पावरफुल ड्रैगन होकर भी सामने वाला बंदा एकदम कंपोज्ड है। फिर उसकी नजर पड़ती है कान की उस नाइफ पर जो ब्लू ड्रैगन स्केल से बनी है, पर हमारे बंदे के लिए तो वो बस एक किचन नाइफ है। और फिर देखता है कटिंग बोर्ड जो ड्रैगन बोन से कार्व्ड है। बीइंग अ ड्रैगन, रेडहेड बंदा गुस्से से पागल हो जाता है। उसके लिए ये सब उसकी जाति का अपमान है। वो जोर से दहाड़ता है, उसकी आग और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। कान थके हुए अंदाज में साय करता है, जानता है कि अब झंझट होने वाला है। ड्रैगन एक मैसिव ब्लू फायरबॉल फेंकता है, लेकिन हमारा बंदा बड़ी आसानी से पास रखी फ्राइंग पैन उठाता है और एक परफेक्ट होम रन स्विंग में उसे उड़ा देता है। अपनी गॉडलाइक स्पीड से कान आगे बढ़ता है और उसी पैन से उस ड्रैगन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस पैन स्लैब से ड्रैगन की दबी हुई यादें ट्रिगर हो जाती है। वो आवाज, वो एनर्जी, सब कुछ उसे किसी की याद दिलाता है, क्योंकि पिछली दुनिया में कान ने एक बार माइटी ड्रैगन किंग के सामने आकर उसके आर्टिफैक्ट की मांग की थी। कान डीमन किंग को जल्दी हराना चाहता था और उसके पास बहस करने का वक्त नहीं था। तब यह रेडहेड ड्रैगन बस एक बच्चा था और उसके पिता ही उस आर्टिफैक्ट के असली मालिक थे। जब उसके पिता ने वो आर्टिफैक्ट देने से इनकार कर दिया, तो बेटे को पता था कि अब उनके परिवार की किस्मत तय हो चुकी है, क्योंकि हमारा बंदा पूरे कॉन्टिनेंट पर मिरोलियस के नाम से काफी मशहूर था। अब वापस प्रेजेंट में कान उस रेडहेड से कहता है कि फर्श को ठीक से साफ करो, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। मजबूरी में वो ड्रैगन मॉप और बकेट लेकर स्कोर्च मार्क साफ करने लगता है। जब वो ड्रैगन किड फर्श रगड़ रहा होता है, तो कान उससे पूछता है कि वो आया कहां से है और ये फायरी बंदा डिटेक्ट आई आर्टिफैक्ट के बारे में इतना कैसे जानता है। जैसा कि फ्लैशबैक में देखा गया, ये बंदा एस्पेन नाम के कॉन्टिनेंट पर पैदा हुआ था, वही दुनिया जहां कान ने डीमन किंग से लड़ा था। पता चलता है कि ये ड्रैगन एक्सीडेंटली इस नई दुनिया में गिर पड़ा, एक खुली डायमेंशनल क्रैक के जरिए। एस्पेन का नाम सुनते ही कान को कुछ पुरानी
प्यारी यादें याद आ जाती हैं और ज्यादा देर नहीं लगती उसे ये समझने में कि जो मॉन्स्टर्स वो इन दिनों देख रहा है वो शायद एस्पैन से ही आए हैं। कान फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है उस टाइटल से जो वो अपनी पुरानी दुनिया में यूज करता था, मिरोलियस। लेकिन इस दुनिया में वो खुद को कान चोल्हो के नाम से जानता है। अब तक वो रेड हेड ड्रैगन ऑलमोस्ट श्योर हो चुका होता है कि कान वही इंसान है जिसने कभी उसके पिता से पंगा लिया था। कान की स्ट्रिक्ट निगरानी में वो ड्रैगन किड आखिरकार फ्लोर को स्पॉटलेसली क्लीन कर देता है। काम खत्म होते ही कान उसे उसका ड्रैगन एग वापस ले जाने की इजाजत दे देता है, पर जाते जाते उस ड्रैगन के बेटे के मन में एक सवाल रह जाता है, तुमने मेरे पिता का आर्टिफैक्ट वापस क्यों नहीं किया जब डीमन किंग हार चुका था? कान थोड़ा हैरानी से पूछता है, तुम्हारे पिता कौन है? और जवाब में वो शांति से बोलता है, एकमैन रेक्स। तभी कान को याद आता है, हाँ, रेक्स नाम के उस ड्रैगन को वो जानता है। अब समझ आता है कि इस बंदे की ऑरा इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। ये वही किड है, उस माइटी ड्रैगन का बेटा। कान उसे पास बुलाता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार उसने ड्रैगन्स को पीटना 30 साल पहले बंद कर दिया था। लेकिन ड्रैगन को भरोसा नहीं होता क्योंकि कान तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो 30 साल बड़ा हुआ है। कान फिर पूछता है, तुम्हारी उम्र क्या है? वो फौरन जवाब देता है, मैं 50 एस में हूं। कान जवाब देता है, तो मैं तुमसे भी बड़ा हूं, मेरी उम्र करीब 60 है। ड्रैगन को यकीन नहीं होता, 60 साल का इंसान ऐसा नहीं दिखता जब तक कि तुम किसी एल्फ के बेटे ना हो। कान एक हल्की सी स्कैरी वाइब में कहता है कि ड्रैगन्स का एरोगेंस तभी सही हो सकता है जब उसे ठीक से सजा दी जाए। अब जाहिर है ड्रैगन को धमकियां पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हां, हमें जान का डर होता है और मुझे मरना नहीं है। तभी कांग हवा में फैले कुछ गलत फहमियों को क्लियर करता है। नाइफ और कटिंग बोर्ड जो वो यूज करता है वो गिफ्ट्स थे। उसने किसी ड्रैगन को मारकर वो नहीं लिए। हां, वो मानता है कि कुछ को पीटा जरूर था मगर मारा नहीं। जहां तक उस आर्टिफैक्ट की बात है, कान बताता है कि वो डीमन किंग के साथ बैटल में टूट गया था, तो चाहे वो चाहे भी वो उसे वापस नहीं कर सकता था। सॉरी फॉर द लॉस, कान कहता है, मगर अब मेरे पास करने को सिर्फ माफी है। फिर कान उसे ड्रिंक के इन्वाइट इनवाइट करता है, लेकिन ये इनविटेशन उस ड्रैगन को इंसल्ट जैसा लगता है। एक इंसान के साथ ड्रिंक शेयर करना, ये बात उसे हजम नहीं होती। मगर फिर भी कुछ ही देर में वो पूरा नशे में धुत हो जाता है और हमारा बंदा अब भी मंक की तरह सोबर बैठा है। ड्रैगन फिर बोस्ट करता है, तुम पहले इंसान हो जिसे ये सम्मान मिला है, एक ड्रैगन के साथ बैठकर पीने का। कान अनइम्प्रेस्ड है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुझे पहला इंसान कहा गया हो। फिर कान कैजुअली पूछता है, वैसे ये एग किसने दिया? तुम तो अभी भी बच्चे हो और मेल ड्रैगन्स तो एग्स देते ही नहीं। रेडहेड ड्रैगन कान की बात पर शॉक्ड रह जाता है, तुमने ये कैसे कह दिया? टर्न्स आउट ये एग इस रेडहेड का छोटा सिबलिंग है। कुछ समय पहले उनके ड्रैगन लेयर में एक डायमेंशनल रिफ्ट खुल गई थी और उस दिन उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे, तो वो और उसका भाई एग इस दुनिया में फंस गए। अब करीब आधा साल हो चुका है वो इस दुनिया में फंसे हुए हैं। फिर वो कांग से उसके सफर के बारे में पूछता है। एस्पैन में अफवाहें थी कि कान डीमन किंग को हराने के बाद गायब हो गया था। तुम सीधे अर्थ नहीं आए, उस वक्त कहा थे। कांग कहता है कि उसे एक जरूरी काम पूरा करना था और जैसे ही वो खत्म हुआ वो अर्थ लौट आया। ड्रैगन किड फिर एक सवाल पूछता है, इतनी ताकत होने के बावजूद तुम इस बेकार से रेस्टोरेंट में क्यों रह रहे हो? तुम जैसे इंसान तो बिना पसीना बहाए दुनिया पर राज कर सकते हो और तुमने तो मॉन्स्टर से लड़ने की भी कोशिश नहीं की। तुम्हें देखकर तो लगता है कि इंसान सिर्फ पावर हंग्री, वॉर सीकिंग, सेल्फिश होते हैं। डीमन किंग के हारते ही लोग शांति का मजा लेने की बजाय एक दूसरे से लड़ने लगे। कांग सहमत होता है, हां, इंसानों की फितरत वैसी ही है जैसे तुमने कही, लेकिन
अब कांग को इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। 30 साल तक मॉन्स्टर से लड़ने के बाद अब वो न पावर चाहता है, न अथॉरिटी। उसे अब ये सब बोरियत लगने लगा है। ड्रैगन किड को एक इंसान की बातों पर वैसे भी भरोसा नहीं होता, लेकिन कान उसे कहता है कि वो अपने एकमात्र सिबलिंग का अच्छे से ख्याल रखे। और हां, ये बात साफ दिखती है कि वो रेडहेड अपने सिबलिंग से कितना प्यार करता है, जैसे वो उस एग को अपनी बाहों में संभाल कर रखता है। ज्यादा देर नहीं लगती और वो अंडा फूट जाता है और छोटा सा बच्चा अपनी तंग शेल से बाहर निकलकर पहली बार अपने पंख फैलाता है और उड़ने की कोशिश करता है। कान उस भाई से पूछता है कि उसने अपनी बहन का नाम रखा है या नहीं। रेडहेड बताता है कि अभी तक उसने कुछ सोचा नहीं है, फिलहाल तो वो उसे बस हैचलिंग कहकर बुला रहा है। कान फिर एक सवाल करता है, वैसे इस नन्ही सी जान का जेंडर क्या है? रेडहेड थोड़े अनॉड अंदाज में कहता है, फीमेल है। लगता है कांग को भी वो बच्ची काफी प्यारी लगने लगी है। जरा करीब से देखने पर वो किसी मीलेट जैसी दिखती है, लेकिन उसके छोटे छोटे दांत भी हैं, जिससे कान अंदाजा लगाता है कि शायद ड्रैगन्स जन्म से ही ओमनिवोर होते हैं। रेडहेड विजिबली खुश होता है कि इस ठंडी अजनबी दुनिया में अब उसके पास एक प्यारी सी बहन है जो उसका साथ निभाएगी। इसी बात पर कान कैजुअली पूछता है कि क्या इस दुनिया में तुम्हारे पास कोई घर है? रेडहेड तुरंत जवाब नहीं देता, जिससे साफ पता चलता है कि शायद ये दोनों फिलहाल होमलेस ही है। अब जैसा कि तुम अंदाजा लगा सकते हो, कान शायद उन्हें अपने रेस्टोरेंट में रहने का ऑफर दे दे, अगर उनका और कहीं ठिकाना न हो। इससे पहले की दुनिया यानी कॉन्टिनेंट ऑफ एस्पैन में एक खतरनाक स्टॉर्म आया था, जिससे डीमंस भी माइग्रेट करने लगे थे। हर एक हवा के झोंके में लड़ाई की बदबू महसूस होती थी और एक ग्लोइंग लंबे बालों वाली मिस्टेरियस फिगर को वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। वो शख्स सॉफ्टली मिरोलियस का नाम लेता है और आखिरी ड्रिंक याद करता है जो उन्होंने साथ पी थी। अब वापस अपने उस मजेदार डाइनर में हमारा बंदा एक मैजेस्टिक लुकिंग हैमबर्गर स्टेक बना चुका है। स्टेक सर्व करने के बाद वो पूछता है कि अब क्या तुम लोग निकलोगे? रेस्टोरेंट की परंपरा के अनुसार कान उन्हें बिल नहीं देता, वरना आमतौर पर उस खाने की कीमत $10 होती। ये सुनकर रेडहेड ड्रैगन तुरंत पूछता है, क्या तुम लॉजिंग यानी रहने की भी सुविधा देते हो? इससे साफ होता है कि वो बंदा वाकई होमलेस है। शायद वो एक पावरफुल ड्रैगन हो, लेकिन आजकल की महंगाई, इन्फ्लेशन तलवार से पहले मार देती है। कान उसकी हालत समझता है। उसे पता है कि इस अनजान दुनिया में अकेले पड़ जाना कितना भारी होता है। ड्रैगन्स अक्सर प्राउड और ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन ऐसे हालात में एक ड्रैगन को टूटा हुआ और अकेला देखना कांग के लिए भी एक नया अनुभव है। वो सोचता है कि अगर दूसरी दुनिया के स्कॉलर्स ये नजारा देख लेते तो पागल हो जाते। फिर एक्मैंड्रेक्स का बेटा एक ग्रेड 4 मेट स्टोन देता है, जो इंसानों की दुनिया में बहुत कीमती माना जाता है। लेकिन कान इस बात पर अपनी हंसी रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ वो नन्ही सी बेबी ड्रैगन एक ब्लैक होल जैसी भूख लेकर पैदा हुई है और अब भी भूखी है। कान उसे और खाना देता है और सोचता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने से ज्यादा मुश्किल है एक इन्फेंट ड्रैगन को पालना। कभी कभी उसे दूसरी दुनिया की भी याद आ जाती है, खासकर उस लड़की की आवाज जो उसके साथ आखिरी ड्रिंक पी चुकी थी। रिग्रेट का हल्का सा दर्द उसे फिर से छू जाता है, क्योंकि अब वो कभी दोबारा उस लड़की से नहीं मिल पाएगा। भले ही वो खुलेआम लॉजिंग की सुविधा नहीं देता, फिर भी कान एक अच्छाई करता है और उन दोनों ड्रैगन्स को बिना किसी चार्ज के कुछ दिन रुकने देता है। असल में ये उसकी अकेलेपन की फीलिंग से निपटने का एक तरीका है। रेडहेड थोड़ा दबाव महसूस करता है, क्योंकि कान उसके लिए बहुत ज्यादा फेवर्स कर चुका है। फिर कान एक पल सोचता है और अपनी उंगली नीचे की तरफ करता है। एक डायमेंशनल पोर्टल खोलता है जो उसकी पर्सनल सबस्पेस है। वहीं से कसम द इमॉर्टल गॉब्लिन बाहर आता है और कांग को राजा कहकर ग्रीट करता है। ये गॉब्लिन देखने में भले ही लॉरेंक मॉन्स्टर हो, लेकिन ये काफी ड्रिप्ड आउट और पागल किस्म का लगता है।
स्पेशल बात यह है कि कसम सबस्पेस में कभी मर नहीं सकता और वो कान की उस डायमेंशन का मैनेजर है। कसम कान को किंग कहकर रिस्पेक्ट देता है, लेकिन कान को रॉयल टाइटल्स पसंद नहीं है। वो सब कुछ सिंपल रखना चाहता है। कसम पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो कांग से सबस्पेस के मैजिक स्टोन्स की क्वांटिटी बताने को कहता है। कसम बताता है, हमें लगभग इनफिनिट अमाउंट में स्टोन्स है, पर हाईएस्ट क्वालिटी वाले सिर्फ 5 है और हाई रैंकिंग वाले 120। कान कैजुअली उस ग्रेड 4 स्टोन को कसम की तरफ उछालता है। इसमें जोड़ दो। कसम बिना किसी सवाल के स्टोन ले लेता है। जैसे ही कान जाने वाला होता है, उसे अचानक कुछ याद आता है। उधर रेड हेड ड्रैगन एकदम स्पीचलेस खड़ा है। टॉप रैंकिंग मैजिक स्टोन्स भी इस बंदे के लिए कुछ नहीं है। कसम कान को विदा कहता है और जाते जाते उसे याद करता है कान चिहो, वो ऑर्डिनरी ह्यूमन कहकर। अब सब सेटल होने के बाद कान उठता है और रेड हेड ड्रैगन को कुछ काम सौंप देता है। फिर सीन नेक्स्ट डे पर फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। अब हम अपनी प्यारी बेबी ड्रैगन को बड़े आराम से सोते हुए देखते हैं, जबकि बाहर लिटरल डिस्ट्रक्शन मचा हुआ है। वो तो जैसे कोमा में है इस वक्त। कान काफी अनॉयड है उसके बेवकूफ बड़े भाई से, जिसकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बस एक ही है, किसी चीज पर फायरबॉल फेंक दो। हमारे लड़के का असली गोल है कि वो ड्रैगन को सिखा सके कि वो अपनी फायर ब्रेथ को एक फिक्स टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करे, बिना आसपास की चीजें जलाए। उसने एक स्क्यूअर पर मांस का टुकड़ा लगाया है और ड्रैगन उसे परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर में भूनता है, ठीक वैसा जैसा कान चाहता था। रेडहेड ये देखकर भी शॉक होता है कि कान ने जिस रेपियर को दूसरी डायमेंशन से निकाला है, वो एक स्क्यूअर की तरह इस्तेमाल हो रही है और वो ड्रैगन की आग से भी अनअफेक्टेड है। इस हथियार का नाम है रीकपेल शाफ्ट, जिसे स्किल्ड ड्वार्फ रीकपेल ने पूरी जिंदगी लगाकर डिवाइन वेपन के रूप में फौज किया था। ये दुनिया के सबसे महान हथियारों में से एक माना जा सकता है, लेकिन कान तो इसे किचन वेयर की तरह यूज कर रहा है। अपनी इन्वेंट्री के बेस्ट आइटम्स को, जिसको पाने के लिए लोग जान दे सकते हैं। ड्रैगन थोड़ा अनॉड हो जाता है कान के इन वेपन्स को इस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर, लेकिन कान उसे चिढ़ाता है कि कम से कम मैं अपनी इन्वेंट्री यूज करता हूं, अनलाइक तुम ड्रैगन्स जो बस जमा करते हो और कभी इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ उसके बिहेवियर से ही रेडहेड ये कंक्लूजन निकाल लेता है कि कान की पर्सनैलिटी एकदम अलग है। दिन और रात जैसी डिफरेंस है ड्रैगन से। वैसे तुम्हें वो पब्लिक सर्वेंट एजेंट याद है? चोई बहुत खुश होता है वापस डायना में आकर और फाइनेस्ट कुक का बना डिलिशियस खाना खाकर। उसे ये जानकर भी सरप्राइज होता है कि कांग के पास अब एक नया एम्प्लॉय है, जिससे ड्रैगन थोड़े शॉक्ड और अलर्ट हो जाते हैं। एक अलग बात पर चोई रिवील करता है कि अंडरग्राउंड पैसेज में एक नया और अननोन डंजन दिखाई दिया है। इसकी वजह से सियोदामुन अवेकन हंटर्स को रिक्रूट कर रहा है ताकि उस थ्रेट को खत्म किया जा सके। अब बात करते हैं कि इस दुनिया में डंजन कैसे बनते हैं और उनका क्या मतलब होता है। कान सोचता है कि डंजियंस असल में मॉन्स्टर स्टोरेज ग्राउंड होते हैं, जो एक पोर्टल या गेट की तरह एक्ट करते हैं डायमेंशंस के बीच ट्रैवल के लिए। उसी तरह वो खुद भी इस दुनिया में आया था, और वही खान एक्मेन रेक्स का बच्चा भी। हमारा लड़का पूछता है कि उस डंजियन की डिफिकल्टी कितनी है, और उसे पता चलता है कि कम से कम वो ग्रेड 5 लेवल का है। इसका मतलब ये कि किम संघू और उसकी टीम ज़ेनको को वहां भेजा जाएगा सियोदामुन की तरफ से। वो वही लड़का है जो कहानी की शुरुआत में दिखा था। दूसरी तरफ से शिनचन्स रीजन से चायो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही है, एक ऐसा नाम जिसे कान ने भी पहले कभी नहीं सुना। टर्न्स आउट सियोदामुन की रक्षा स्पीयर मेज करता है और सीकॉन रीजन को आइस विच प्रोटेक्ट करती है। उस लड़की की क्लोजेस्ट रेफरेंस है एज डेथ फ्रॉम अकमे जीए किल। मेरे लिए तो यही सबसे सटीक कंपैरिजन है। चोई बताता है कि एक बैकअप टीम भी तैयार की जा रही है जस्ट इन केस, इसलिए नए एप्लीकेंट्स की तलाश भी चल रही है। पब्लिक सर्वेंट एजेंट अपना दुख जाहिर करता है। हर बार जब वो डंजन की जॉब पोस्टिंग देखता है, उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस हर किसी को नहीं मिलता।
सिर्फ बेस्ट लोग ही चुने जाते हैं, बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है, भले ही उनके घर में पेट भरने की जरूरत हो। कई मायनों में चोई सोचता है कि अनअवेकन्ड लोग शायद ज्यादा लकी हैं। कम से कम उनकी स्टेडी जॉब होती है और मौत का डर नहीं होता। फिर वो रियलाइज करता है कि उसे देर हो रही है, कॉन्वर्सेशन खत्म करता है और हमेशा की तरह कान को बेहतरीन खाना खिलाने के लिए धन्यवाद देता है। इस सब से ज्यादा खान खुश होता है कि उसकी मेहनत को कोई सराह रहा है। कान सोचता है कि उसे कुछ और आउटडू मीट खरीदना चाहिए ताकि बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर सके। तो वो मार्केट चला जाता है कुछ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लेकर।